नमस्कार। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लेखन के एक अलग पहलू पर बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब हम उन्हें संविधान निर्माता के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन उनका शुरुआती काम। बिल्कुल, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी या फिर द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये किताबें उस दौर की आर्थिक सच्चाई बताती हैं, है ना? सही काम। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये ब्रिटिश भारत की, आप कह सकते हैं, आर्थिक नीतियों का एक बहुत गहरा विश्लेषण है। पैसा कहाँ से आ रहा था, कैसे खर्च हो रहा था। और नीतियां कैसे बन रही थीं, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश राज तक। हाँ, अंबेडकर ने इन सब की परतें खोली, तो ये समझना जरूरी है कि उस वक्त की आर्थिक मशीनरी चलती कैसे थी। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से। प्रशासन कैसा था? गवर्नर जनरल, काउंसिल, ये सब तो था, पर पैसों का मामला। देखिए, प्रशासनिक ढांचा तो ऐसा था कि ब्रिटिश कंट्रोल बना रहे। गवर्नर जनरल क्राउन पॉइंट करता था, उसकी काउंसिल होती थी। लेकिन पैसों के मामले में एक बड़ा कदम था 1793 का स्थायी बंदोबस्त। हाँ, परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला। जी, कहने को तो इसका मकसद था कि रेवेन्यू कलेक्शन सुधरे और रैयतों मतलब किसानों की रक्षा हो। एक नया जमींदार वर्ग बनाने की कोशिश भी थी शायद, जैसे इंग्लैंड में थे। हाँ, बिल्कुल। जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और उनसे लिया जाने वाला लगान हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। उम्मीद ये थी कि वो जमीन सुधारेंगे, किसानों का ध्यान रखेंगे। पर क्या ऐसा हुआ? अंबेडकर इसे कैसे देखते थे? क्या ये वाकई किसानों के लिए अच्छा था? नहीं, अंबेडकर जैसे आलोचक तो इसे बहुत समस्या भरा मानते थे। देखिए, इरादे चाहे जो बताए गए हों, असल में तो इसने कई जगहों पर किसानों को पूरी तरह जमींदारों के रहमो करम पर छोड़ दिया। अच्छा। लगान का बोझ अक्सर बहुत ज्यादा था और जमींदार वो जमीन या किसानों की भलाई में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। उनका ध्यान तो बस अपनी तय रकम वसूलने पर रहता था। तो ये तो हुई लगान की बात। कंपनी की कमाई के और क्या जरिए थे? भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू, वो तो सबसे बड़ा था ही, और उसका बोझ सीधा किसानों पर पड़ता था। फिर थी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब बाहर से आने वाले सामान पर। हाँ, वो भी, लेकिन इसमें देश के अंदर के व्यापार पर लगने वाले टैक्स यानी इंटरनल ड्यूटीज भी शामिल थीं। और अंबेडकर ने खास तौर पर यह बताया है कि ये अंदरूनी टैक्स भारतीय व्यापार के लिए कितने नुकसानदेह थे। ओह अच्छा। हाँ, इनके अलावा अफीम और नमक जैसी चीजों पर कंपनी का एक अधिकार था, उनसे कमाई होती थी। और फिर छोटे मोटे और टैक्स थे। और ये सारा पैसा ये जाता कहाँ था? क्या भारत के विकास में लग रहा था? बहुत कम। ज्यादातर पैसा जाता था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, सेना रखने में। सेना? हाँ, जो अक्सर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ती थी। हाँ बिल्कुल। भारत के पैसों से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, और फिर कंपनी ने जो भारी कर्ज ले रखे थे उनका ब्याज चुकाने में भी बहुत पैसा जाता था। पब्लिक वर्क्स जैसे सड़कें, सिंचाई, इन पर खर्च नाम मात्र का था। तो अंबेडकर इसे औपनिवेशिक शोषण की तरह देखते थे? निश्चित रूप से। भारत के संसाधन और पैसा ब्रिटिश हितों को साधने में लग रहा था, यही उनका मुख्य तर्क था। आपने कर्ज की बात की, इस पर अंबेडकर ने काफी जोर दिया है, खासकर जो युद्धों की वजह से बढ़ा। हाँ बिल्कुल। देखिए, नेपाल युद्ध, मराठा युद्ध, बर्मा युद्ध, फिर अफगान युद्ध, सिख युद्ध और सबसे बड़ा 1857 का विद्रोह, इन सब का खर्चा किसने उठाया? भारत ने। हाँ, सारा वित्तीय बोझ भारत पर डाल दिया गया। अंबेडकर का तर्क बहुत साफ था, ये कर्ज भारत का था ही नहीं, ये ब्रिटेन के अपने साम्राज्यवादी मंसूबों का नतीजा था, जिसे चुकाने की जिम्मेदारी भारतीयों पर डाल दी गई। कंपनी तो बस एक पर्दा थी, असल में तो ये ब्रिटिश सरकार का कर्ज था। आंकड़े भी तो थे शायद, कर्ज काफी बढ़ गया था। बहुत ज्यादा। 1810-11 में जो करीब 22.5 मिलियन पाउंड था, वो 1857-58 तक 60 मिलियन पाउंड से ज्यादा हो गया था। सोचिए। बाप रे। तो ये बढ़ता कर्ज और लगातार घाटा, इसका असर केंद्र और प्रांतों के वित्तीय रिश्तों पर भी तो पड़ा होगा। पढ़ना ही था। 1833 के एक्ट ने वैसे तो प्रशासन को सेंट्रलाइज कर दिया था, मतलब सब कुछ केंद्र के हाथ में। हाँ, कागज पर तो इंपीरियल गवर्नमेंट ही सब कुछ थी। सही, लेकिन इससे वित्तीय दिक्कतें बढ़ गईं। प्रांतों को खर्च तो करना पड़ता था, पुलिस, जेल, शिक्षा, सड़कें, पर उनके पास कमाई के साधन बहुत कम थे, ऊपर से केंद्र का नियंत्रण। तो एक तरह का टकराव था। हाँ बिल्कुल। और इसी पैसों की कमी और प्रशासनिक दिक्कतों की वजह से लॉर्ड मेयो ने 1870 के दशक में एक नई चीज शुरू की, प्रांतीय वित्त यानी प्रोविंशियल फाइनेंस। अच्छा, ये बजट बाय असाइनमेंट्स वाला सिस्टम। वही, शुरुआत उसी से हुई। कुछ खास खर्चे, जैसे मैंने कहा, जेल, पुलिस, शिक्षा, रजिस्ट्रेशन, सड़कें, ये प्रांतों को सौंप दिए गए। और इन खर्चों के लिए पैसा दो तरह से आता था। एक तो इन सेवाओं से जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती थी वो प्रांत रख सकते थे,
और बाकी का पैसा केंद्र सरकार एक फिक्स्ड रकम के तौर पर, मतलब एक असाइनमेंट के तौर पर हर साल देती थी। लेकिन प्रांत तो चाहते होंगे कि उन्हें टैक्स लगाने या रेवेन्यू के सोर्स मिले, सिर्फ फिक्स्ड रकम क्यों? हाँ, प्रांत तो यही चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती थी। अंबेडकर इसी बात पर जोर देते हैं कि ये असली विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था। तो क्या था ये? ये बस प्रशासनिक सुविधा के लिए शक्तियों का हस्तांतरण था, मतलब डिवोल्यूशन। असली वित्तीय कंट्रोल अभी भी केंद्र के ही पास था। प्रांतों को बस खर्च चलाने के लिए एक तयशुदा बजट दे दिया गया। बाद में इसमें कुछ बदलाव भी हुए शायद, जैसे असाइन्ड या शेयर्ड रेवेन्यू। हाँ, धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि सिर्फ फिक्स्ड रकम देने से प्रांतों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता कि वो रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर करे। तो फिर सिस्टम बदला। कैसे? कुछ खास रेवेन्यू हेड्स जैसे एक्साइज, स्टैम्प्स, जंगल, इनसे होने वाली कमाई का एक हिस्सा प्रांतों को दिया जाने लगा। इसे असाइन्ड रेवेन्यू या बाद में शेयर्ड रेवेन्यू कहा गया। तो इससे प्रांतों को फायदा हुआ, उन्हें वसूली बढ़ाने का इंसेंटिव मिला। हाँ, कुछ हद तक मिला, लेकिन अंबेडकर का जो मूल विश्लेषण था वो फिर भी वही रहा। ये सब बदलाव प्रशासनिक जरूरत के हिसाब से किए जा रहे थे। प्रांतों को कभी भी अपने बजट या रेवेन्यू पर पूरी वित्तीय स्वायत्ता नहीं मिली। वो हमेशा केंद्र पर निर्भर रहे। ये तो हुई प्रशासन और फाइनेंस की बात। लेकिन अंबेडकर ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे गहराई से काम किया था, वो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ये क्या था? हाँ, ये तो उनके सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण आर्थिक कामों में से एक है। देखिए, उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, बल्कि उन्होंने मुद्रा यानी रुपए की अपनी समस्या का विश्लेषण किया। रुपए की समस्या मतलब ये कि भारत की जो करेंसी थी, रुपया, उसकी वैल्यू कैसे तय हो रही थी और वो व्यवस्था कैसे ब्रिटिश हितों के हिसाब से बदली गई। अंबेडकर ने दिखाया कि लंबे समय तक भारत सिल्वर स्टैंडर्ड पर था। सिल्वर स्टैंडर्ड यानी रुपए की कीमत चांदी से जुड़ी थी। बिल्कुल। रुपए में एक तय मात्रा में चांदी होती थी और उसकी कीमत चांदी के अंतर्राष्ट्रीय भाव पर निर्भर करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 19वीं सदी के आखिर में दुनिया भर में चांदी की नई खदानें मिली, तो चांदी सस्ती हो गई। हाँ, चांदी की कीमत गिरने लगी। अब इससे हुआ ये कि रुपए की कीमत भी गिरने लगी, खासकर सोने या ब्रिटिश पाउंड यानी स्टर्लिंग के मुकाबले। इससे भारत के विदेशी व्यापार में, खासकर ब्रिटेन के साथ, बड़ी अस्थिरता आ गई। अच्छा, तो फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे भारत को सिल्वर स्टैंडर्ड से हटाकर एक नए सिस्टम की तरफ धकेला, जिसे कहते हैं गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, ये क्या था? क्या रुपया सोने का बन गया? नहीं, रुपया चांदी का ही रहा। लेकिन सरकार ने ये व्यवस्था की कि रुपए को सीधे सोने में नहीं बदला जा सकता था, पर उसे एक फिक्स्ड रेट पर ब्रिटिश पाउंड यानी स्टर्लिंग में बदला जा सकता था। और स्टर्लिंग सोने में बदला जा सकता था? हाँ, स्टर्लिंग उस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड पर था। तो एक तरह से रुपया सोने से जुड़ तो गया, लेकिन सीधे नहीं बल्कि स्टर्लिंग के जरिए। इसीलिए इसे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कहा गया। पर अंबेडकर ने इसमें क्या समस्या देखी? अपनी किताब में उन्होंने क्या तर्क दिया? अंबेडकर का मुख्य तर्क यह था कि ये पूरी व्यवस्था भी भारत के हितों के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश हितों को ध्यान में रख के बनाई गई थी। कैसे? किस तरह से ये ब्रिटेन के लिए फायदेमंद थी? देखिए, अंबेडकर ने दिखाया कि इस सिस्टम का असली मकसद था भारत से ब्रिटेन जाने वाले भुगतान, जिन्हें होम चार्जेस कहते थे। हाँ, वो प्रशासन और सेना का खर्चा, कर्ज का ब्याज वगैरह। बिल्कुल, उन भुगतानों को स्टर्लिंग में करना होता था। तो अगर रुपया गिरता तो सरकार को ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ते। दूसरा, ब्रिटिश व्यापार के हितों को सुरक्षित रखना था। वो कैसे? सरकार ने रुपए की एक्सचेंज रेट को स्टर्लिंग के मुकाबले कृत्रिम रूप से ऊंचा रखने की कोशिश की। मतलब 1 रुपए के बदले ज्यादा स्टर्लिंग मिले। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि ब्रिटेन से आने वाला सामान यानी ब्रिटिश इंपोर्ट भारत में सस्ता हो गया और भारत से जाने वाला सामान यानी इंडियन एक्सपोर्ट विदेशों में महंगा हो गया। ओह, तो ये तो भारतीय उद्योगों के लिए नुकसानदायक हुआ। बिल्कुल, अंबेडकर ने यही तर्क दिया। ये पूरी मुद्रा नीति इस तरह से बनाई गई थी कि वो ब्रिटेन के औद्योगिक और वित्तीय हितों को फायदा पहुंचाए, भले ही उससे भारत के व्यापार और उद्योगों को नुकसान हो। ये दिखाता है कि करेंसी पॉलिसी भी कैसे औपनिवेशिक नियंत्रण का एक बहुत शक्तिशाली हथियार थी। तो कुल मिलाकर अगर हम अंबेडकर के पूरे विश्लेषण को देखें, चाहे वो टैक्स सिस्टम हो, कर्ज का बोझ हो, केंद्र प्रांत के वित्तीय रिश्ते हो या फिर रुपए की कीमत तय करने का तरीका, हाँ, हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है कि ब्रिटिश आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखा गया। निश्चित रूप से
यही अंबेडकर के काम का सार है। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं कहीं, बल्कि तथ्यों, आंकड़ों और तर्कों के जरिए ये साबित किया कि कैसे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश साम्राज्य की जरूरतों के हिसाब से मोड़ा गया, अक्सर भारतीय हितों की पूरी तरह अनदेखी करके। तो उनका विश्लेषण सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये औपनिवेशिक शासन की जो आर्थिक बुनियाद थी, उस पर एक बहुत शक्तिशाली और गंभीर टिप्पणी है। वाकई डॉक्टर अंबेडकर का यह आर्थिक चिंतन हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। और सोचने वाली बात यह रह जाती है कि उस दौर की जो वित्तीय संरचनाएं थीं, जो फैसले लिए गए, उनकी विरासत आज भी हमारे आर्थिक सिस्टम में किस हद तक और किस रूप में मौजूद है। ये एक बड़ा सवाल है। और अंबेडकर ने एक जगह सवाल उठाया था, शायद थोड़ा कड़वा सवाल, कि क्या अमन चैन, जिसे उन्होंने कहीं एनिमल पीस जैसा कहा, आर्थिक बदहाली या इकोनॉमिक डेस्टिट्यूशन से बेहतर हो सकता है? हाँ, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि विकास के मायने क्या हैं और किसके लिए हैं। बिल्कुल, इस पर विचार करना तो बनता है।